बैठिए, जल्दी से बैठिए। चलिए बोलिए, क्वेश्चन बोलिए। बोला जाए कहां तक हुआ था? 210 तक हो गया था। आगे बोलिए। 13 13 नंबर। चलिए देखिए, ध्यान दिया। 13 बोला गया कि वृत्त पर ए बी और सी तीन बिंदु है। यदि ए बी बराबर ए सी बराबर 72 सेंटीमीटर है और बी ए सी का मान 90 डिग्री है तो त्रिज्या का मान ज्ञात करें। देखिए ध्यान दिया जाए, पहले बोला है कि वृत्त है और वृत्त पर तीन बिंदु ए बी सी है। अगर वृत्त पर बोला गया है तो इसका एक ही सेंस होता है कि वृत्त पर कोई बिंदु का मतलब होता है वृत्त की परिधि पर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पर बिंदु रख दिए, यहाँ पर बिंदु रख दिए, तो वृत्त के अंदर कहलाएगा। यदि वृत्त पर तीन बिंदु ए बी सी है तो इसके परिधि पर कहीं भी लिया जाए, ठीक है। तो ए बी सी तीन बिंदु ले लेते हैं जिसमें ए बी बराबर ए सी है। और ऐसा किया जाए, मान लेते हैं कि बिंदु ए यहाँ पर है, ठीक है, एक बी ले लिया जाए और एक आपका सी बिंदु, तीन बिंदु ले लिया गया है। इसमें बोला गया है कि ए बी जो है ए सी के बराबर है, उसका मान दिया हुआ 72, यानी ए बी हो गया और ये आपका बी सी ए सी, ए बी और ए सी दोनों आपस में क्या है, बराबर है। और बी ए सी का मान 90 डिग्री दिया हुआ है, बी ए सी। अच्छा, थोड़ा सा इसको फिगर को ऐसे बनाते हैं ताकि लगे कि बी ए सी का मान 90 डिग्री है। अब लग रहा है बी ए सी, अब 90 लग रहा है। और मान जो है वो किसका किसका बराबर है, ए बी और ए सी। तो ए बी का मान और ए सी का मान दोनों आपस में बराबर है। अच्छा, उसके बाद बोला गया है कि त्रिज्या का मान ज्ञात करें। अब आप लोग को एक सर्कल में कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, किसी वृत्त में यदि ये व्यास है और व्यास से इस पर कोण बनाएंगे तो कितना डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का। यहाँ बोला गया कि बी ए सी का मान 90 डिग्री है। इसका मतलब ये जो मान हुआ होगा ये बी सी का मान एक तरह से क्या हो सकता है, कर्ण हो सकता है या वृत्त का व्यास कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद पूछ रहा कि त्रिज्या का मान क्या होगा। इसका मान दिया हुआ है कि ये भी मान है 72 और इसका भी मान है कितना, 72। ये बताइए, दोनों 72 हो गया तो कर्ण का मान जो होगा कितना होना चाहिए, 1/√2 होता है ना। यदि समकोण त्रिभुज में इसका मान 1 है, इसका मान 1, तो मान कितना होता है, √2। तो इसका 72, इसका 72, तो इसका कितना होना चाहिए, 72√2। ये व्यास का मान 72√2 आ गया। यदि इसमें त्रिज्या चाहिए तो 72√2 में आप 2 से भागा लगा दीजिए तो हो जाएगा 36। आंसर होना चाहिए 36√2। 36√2 नहीं है, त्रिज्या का मान 36√2 नहीं है। आंसर से √2 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ए बी और ए सी बराबर इसे √2 है। यहाँ तो 72 लिखा हुआ है, 7√2 बना दिया इसको, ठीक है। यदि 7√2 होगा तो आंसर बदल जाएगा। आप देखिए फिर से, पैकेज सबका लिखा हुआ 7√2, यहाँ कैसे गड़बड़ हो गया भाई। ए हो गया, ए इसको मान लेते हैं, बी हो गया, ये आपका सी हो गया, ठीक है। ए बी और ए सी बराबर है, इसका मान 7√2 है, ए बी 7√2 और इसका मान 7√2। तो बताइए 90 डिग्री दिया हुआ था तो इसका मान कितना होना चाहिए, तो इसे √2 गुना 1/√2 होता है ना, तो √2 से गुना करेगा तो कितना हो जाएगा, 14। इसका मान 14 हो जाएगा। बाहर का मान निकालिएगा तो 14/2 का मतलब आंसर अब 7 होना चाहिए। देखिए तो 7 है। आंसर 7 दे रहा है, नहीं नहीं गलत, यही सही है। शायद यहाँ पर कुछ अलग मान लिखा होगा, यहाँ पर 7/2 ही लिखा हुआ है ना, तो उसके हिसाब से सही है, 7 ही होना चाहिए। हो गया, आगे बोलिए। 13 के बाद 223 देखा जाए 23। इसमें बोला गया किसी लंब वृत्तीय शंकु की ऊंचाई 35 है तथा इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसके आधार के क्षेत्रफल से 4 गुना है, तो शंकु का आयतन ज्ञात करें। आइए, यहाँ पर एक शंकु दिया हुआ है और शंकु के बारे में बोला गया है कि जो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा वो इसके आधार के क्षेत्रफल का 4 गुना है। शंकु का वक्र पृष्ठ का एरिया क्या होता है, πr/l, और इसके आधार का क्षेत्रफल की बात करेंगे तो
नीचे वृत्त है आपका, तो आपका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब देखिए नीचे लिखा हुआ है कि इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इसके आधार के क्षेत्रफल से 4 गुना, यानी आधार के क्षेत्रफल पे यदि 1 बोला जाए तो इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 होना चाहिए। लिख सकते हैं ना। यहाँ से देखिए एक रेशियो निकल कर आएगा एल और आर में, जैसे पाई से पाई कैंसिल हो गया, एक आर से यहाँ आर कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा एल, नीचे आर, एल अनुपात आर बराबर 4:1। यहाँ से एक रेशियो निकल के आया ना कि एल यानी त्रिज्या की लंबाई और त्रिज्या का जो अनुपात होगा वो 4 कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और इसमें दिया हुआ कि लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई जो है वो नियत राशि के रूप में दिया हुआ है, एच का मान जो है इसका कितना है 35। शंकु का ऊंचाई नहीं होता है, शंकु का ऊंचाई जो है दिया हुआ है 35। अब आपसे पूछ रहा है कि बताइए शंकु का आयतन क्या होगा। शंकु का आयतन निकालने के लिए क्या चाहिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा एच का मान तो नियत राशि में पता है, क्या आर का मान पता है नियत राशि में नहीं पता है। इसको नियत राशि बनाने के लिए इसको जरा लेके आइए यहाँ पे कि इसका एल का मान बोला गया 4, तो इसका आर का मान कितना होगा 1। तो इसके हिसाब से हम लोग अपना एक ऊंचाई निकाल सकते हैं। 4 का स्क्वायर 16 - 1 15, यानी इसके हिसाब से जो एच का मान होना चाहिए √, कितना √15 होना चाहिए। नियत राशि में कितना है ऊंचाई 35। बताइए 35 का तुलना हम लोग कितना से करें √15 से। आपको क्या चाहिए था आर में चाहिए था, तो आर का मान निकालने के लिए गुना कितना से 1 से। यदि 1 से गुना कर दिया जाए तो यहाँ से आर का मान आ जाएगा। यहाँ पे समझ में आ रहा है कुछ। यहाँ से देखिए एल और आर में रेशियो था 4:1, एल का मान 4 आर का मान 1। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे कि एच का मान क्या होना चाहिए, एच का मान क्या होना चाहिए। तो रेशियो के हिसाब से एच का मान आ गया कितना √15। और नहीं तो आप ऐसा करिए कि इसको बगल में यहीं पे लिख देते हैं कि एल अनुपात आर अनुपात यदि एच की बात किया जाए तो इसका मान 4 है, इसका मान 1 है, तो 4 × 16 में से घटाएंगे तो एच का मान कितना आ आएगा √15। और इसमें से नियत राशि के रूप में एच का मान पता है कितना 35, और 35 का तुलना हम लोग कितना से करें √15 से। हमको तो ऊंचाई केवल त्रिज्या ही चाहिए था, त्रिज्या के लिए गुना कितना से 1 से, 1 से गुना कर दिए तो ये आपका त्रिज्या निकल करके आ गया। तो आपसे पूछा गया कि इसका आयतन बताइए, तो आयतन बराबर होता है 1/3 पाई में दे रहा है 1/3 × 22/7 पाई आर स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायरिंग किया जाए 35 × 35 लिख देते हैं यहाँ पे 35 × 35 नीचे हो जाएगा √15 × √15 करेंगे तो 15, तो हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर। और एच की जगह बोला जाए तो एच की जगह पे कितना 35 रख के यहाँ से आंसर आ जाएगा आयतन का मान। कटेगा उसको काट दीजिए, भागा लगाइए, लगभग आंसर आएगा पॉइंट में। डिवाइड किए, डिवाइड करिए, कितना आंसर आया देखिए 7 × 5 = 35, 5 × 3 = 15 और कटेगा बच गया आपका 22 × 35 × 35 बटा बचा 3 × 3 = 9। इसमें तो कोई आंसर नहीं होगा। हाँ 2994 ना आ रहा है, 2 पॉइंट नहीं ना आएगा। यहीं से देखिए काटेंगे तो 9 × 4 = 36, यहाँ से 4 आएगा, तो इतना ही से गुना करेंगे तो 2 पॉइंट नहीं आना चाहिए। 2994 के बाद ना पॉइंट आ रहा है, ये गलत लिखा हुआ, पॉइंट ही गलत जगह लिखा हुआ है। 2994 हो सकता है आंसर पूरा 2994। क्लियर है ना, आगे बढ़े, बोलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 224 देखा जाए। बोला गया है कि 60 पहियों को एक के ऊपर एक रख के 1 लाख वृत्तीय बेलन का निर्माण किया जाता है। 1 लाख बोला गया है। इनमें से आप लोग के पैकेज में क्या लिखा देखे तो लाख लिखा हुआ है। 60 पहियों को एक के ऊपर एक रख के 1 लाख वृत्तीय बेलन का निर्माण किया जाता है।
जिनमें से प्रत्येक का व्यास 21 सेंटीमीटर तथा मोटाई 1/3 सेंटीमीटर है। यदि पाई बराबर 22/7 हो तो इसका आयतन ज्ञात करें। 1 लाख वृत्तीय बेलन का निर्माण 60 पहियों को एक के ऊपर एक रखें। ठीक, ये लाख नहीं लिखना चाहिए, लाख का कोई सेंस ही नहीं बन रहा है। देखिए इसका कॉन्सेप्ट हम बताते हैं। सिक्का है सबके पास, सिक्का सब जमा करिए तब बताते हैं। देखिए मान लिया जाए कि ये सब पहिया वृत्ताकार पहिया है, ऐसा ऐसा ढेर सारा को हम एक के ऊपर एक यदि रख देंगे तो रखने के बाद मतलब सब सेम पहिया रहेगा तो आकृति कैसा बनेगा, बेलन का जैसा बनेगा। इसमें बोला गया है कि ऐसा ऐसा 60 पहिया को रखना है, ठीक है। और उसके बाद बोला गया है कि वृत्ताकार बेलन का निर्माण किया गया है जिसमें प्रत्येक का व्यास 21 सेंटीमीटर है। मतलब ये जो पहिया देख रहे हैं आप, इसका व्यास कितना है 21, त्रिज्या हो जाएगा 21/2 और इसकी मोटाई जो 1/3 सेंटीमीटर है, यानी एक सिक्का का मोटाई 1/3 सेंटीमीटर है। ऐसा ऐसा क्या सिक्का रखना है इस पर, 60 सिक्का। फिर पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना अगर जो ऊंचा हो जाएगा तो पूरा ऊंचाई निकाल सकते हैं। 60 गुना 1/3 का मतलब 30, यानी पूरा ऊंचाई हो जाएगा। अच्छा एक सिक्का का जो त्रिज्या रहेगा वही तो बेलन का त्रिज्या रहेगा, त्रिज्या तो नहीं आपका अंतर होगा। तो आपको कह रहा है कि बताइए कि इसका आयतन क्या होगा, तो बेलन का आयतन निकालना। सिक्का भी एक प्रकार का बेलन ही, इसका ऊंचाई एक बहुत कम ऊंचाई है लेकिन बेलन तो है आपका, जिसमें भी ऊंचाई आ जाएगा एक तरह से बेलन है। यही अगर 4-5 को सिक्का को रख दीजिएगा तो सामने दिखे रहेगा कि एक बेलन है। तो यहाँ पे बोला गया कि बताइए उसका आयतन क्या होगा। तो पहले एक बेलन बना लिया जाए। जैसे देखिए एक पहिया रखे यहाँ पर, 2 पहिया रखे, 3 पहिया रखे, 4 पहिया रखे। इस तरह से रखने के बाद जो आकृति बनेगा एक तौर का बेलन लग रहा है, ऐसे नहीं बेलन बनेगा। इसमें प्रत्येक का जो है मोटाई कितना 1/3, तो पूरा यहाँ ऊंचाई होना चाहिए 1/3। ऐसा ऐसा सिक्का क्या को है 60, तो बराबर कितना 20 सेंटीमीटर ना, 20 सेंटीमीटर इसका हाइट हो गया। बोलिए इसका हाइट 20 सेंटीमीटर। अच्छा इसका व्यास कितना था 21, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 21/2 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या भी आ गया आपका, इसका ऊंचाई भी आ गया। और पूरे बेलन का यदि आयतन चाहिए तो आयतन बराबर होता है पाई r² h, यानी 22/7। r स्क्वायर करेंगे तो 21/2 गुना 21/2 और गुना ऊंचाई की जगह पर 20 गुना करिए, आंसर आ जाएगा। घन सेंटीमीटर में निकालना, सेंटीमीटर में सब कुछ है बनेगा। ये जो डिजाइन में दिया है ना 10 के पावर माइनस, ठीक है, मतलब पॉइंट में निकालिए पहले, उसके बाद इसको साइड करना पड़ेगा। कटेगा इसमें 27-21, ये तो पूरा कट जा रहा है जी। 2 दूना 4 5 के 30 गुना कर दिया जाए। 1 लाख का कुछ यूज करना है का, आंसर आ गया। इंग्लिश में क्या है, इंग्लिश कहां से मिल गया आपको? अच्छा पैकेज इंग्लिश में भी है। देखिए तो गुना करके कितना आंसर आ रहा है 69-30। अच्छा ठीक है आंसर मिल जाएगा। देखिए यहाँ से इसको गुना किए तो वॉल्यूम बराबर आ गया 69-30 ना, कितना आंसर आया। ठीक है अब ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। नहीं जी हाँ वो +3 होगा तब होगा। ये जो -3 दिया हुआ है ना इसका पावर ये सब +3 होना चाहिए। अब इसको हम बना सकते हैं कि यहाँ 10 के पावर 3 से गुना किया जाए और 10 के पावर 3 से भागा लगाया जाए, तो कोई दिक्कत तो नहीं होगा। 10 के पावर 3 से भागा लगाने का मतलब 1 2 3 यहाँ पॉइंट बैठा सकते हैं, ये हो जाएगा 6.93 और गुने यहाँ से 10 के पावर कितना 3 ऊपर वाला बच जाएगा। तो ये आंसर आपका निकल के आ सकता है। माइनस नहीं प्लस होना चाहिए। ना ना गलत है। 60 वो पहिए है तो 1 लाख बेलन कहां से बनेगा। एक वृत्तीय बेलन का निर्माण किया जाता, सिंपल ये होना चाहिए। यदि 1 लाख बेलन रहेगा तो 1 लाख से भागा दीजिएगा कि 1 लाख से गुना करिए, गुना ना करना पड़ेगा। एक बेलन का आयतन गुने 1 लाख, तब ना 1 लाख का आयतन आएगा। मतलब आंसर लाने के लिए कहीं से कुछ ना कुछ ढूंढ लेते हैं। यदि 1 लाख बेलन रहेगा भी तो 1 लाख से हमको गुना करना पड़ेगा। आगे बढ़े, बोलिए। क्वेश्चन नंबर 26 देखा जाए।
26 से बोला गया है कि एक लंबवृत्तीय बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 1848 वर्ग सेंटीमीटर है और इसके कुल पृष्ठ क्षेत्रफल तथा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात 3:1 है। तो बेलन का आयतन क्या होगा? ठीक है, ध्यान दिया जाए। बेलन की बात किया गया है कि एक बेलन है, इसका जो है टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है 1848 और इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ। फॉर्मूला तो आपको पता होगा, टोटल सरफेस एरिया इसका क्या होता है? बोलिए, 2 पाई r इंटू r प्लस एच। ये हो गया बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का एरिया। और एक लिया गया इसके वक्र पृष्ठ का एरिया। वक्र पृष्ठ का एरिया क्या होता है? 2 पाई r एच। इसमें रेशियो की बात किया गया है कि टोटल सरफेस एरिया और इसके वक्र पृष्ठ का एरिया में जो अनुपात है वो कितने का है? 3:1 का है। अभी आप फिलहाल उसका यूज करेंगे कि इसका टोटल सरफेस एरिया कितना है? 1848। इसको पहले दीजिए। अच्छा, इसके बाद देखा जाए कि यहाँ जब रेशियो लगाइएगा तो इसमें आपको r और h में एक रिलेशन निकल के आएगा। इसमें कट क्या रहा है? 2 पाई r से 2 पाई r कैंसिल। ठीक है, आप इसको तिरछा तिरछी गुना भी कर सकते हैं कि r प्लस एच बराबर कितना होना चाहिए? इसको गुना करेगा तो क्या होगा? r प्लस एच बराबर में 3h। एच उधर माइनस चला जाएगा तो r बराबर 2h। r अनुपात h निकाल सकते हैं। यदि r अनुपात h की बात किया जाए तो ऐसे आप डायरेक्ट भी सोच सकते हैं कि r और h मिला के 3 होना चाहिए। h का वैल्यू कितना है? 1। इसका मतलब r का वैल्यू कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। यानी r अनुपात h बराबर कितना आ गया? 2:1। यानी इसका त्रिज्या और ऊंचाई में अनुपात निकल कर आ गया 2:1। पूछ रहा है कि बताइए इसका आयतन क्या होगा? आयतन निकालने के लिए बेलन का आयतन के लिए क्या चाहिए? पाई r स्क्वायर h। मतलब r भी चाहिए और h भी चाहिए, वो भी नियत राशि में चाहिए। अब नियत राशि में निकाला कैसे जाए? तो इसके लिए एक ही माध्यम है कि इसका टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ कितना? 1848। यानी आप ध्यान दिया जाए, इसमें भी आप चेक कर सकते हैं कि 2 पाई r इंटू r प्लस एच बराबर दिया हुआ 1800 कितना? 48। यदि इससे आप चलते हैं तो इसमें r और h दोनों है। लेकिन यदि आपको पता रहे कि यदि इसका आधार का एरिया पाई r स्क्वायर का मान दिया हुआ रहे इतना है तो डायरेक्ट यहाँ से r का मान निकल सकता है। आप सोचिए कि आसान कहां से पड़ेगा कि टोटल सरफेस एरिया का मान दिया हुआ कितना? 1848। अगर हम आपको निकाल के दे दें केवल आधार का एरिया पाई r स्क्वायर का मान दिया हुआ है तो यहाँ से क्या निकलेगा? डायरेक्ट r निकलेगा। तो कोशिश करिए इसको बदलने के लिए कि पाई r स्क्वायर के रूप में बदला जाए। तो इसमें देखिए यहाँ रेशियो दिया हुआ है कि इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 3 और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है? 1। अच्छा, ये सोचिए कि टोटल सरफेस एरिया 3 है, सब मिला के एरिया 3 है और वक्र पृष्ठ का मान कितना हो गया? 1। और टोटल कितना? तो बाकी कितना बचा? बाकी 2 बचा। 2 में इसका मतलब एक नीचे वाला एक ऊपर वाला बचा होगा। तो यदि 2 को हम बराबर बराबर बांटेंगे तो कह सकते हैं कि नीचे वाला का एरिया 1 होना चाहिए, ऊपर वाला का एरिया कितना होना चाहिए? कुछ समझ में आया है? इसे टोटल सरफेस एरिया का मान कितना है? 3 दिया हुआ। टोटल सरफेस एरिया में क्या क्या आगे यदि हम बेलन की बात करेंगे, देखिए ध्यान दिया जाए। इसे बेलन है, इसका टोटल सरफेस एरिया और इसके वक्र पृष्ठ में रेशियो पता है आपको 3:1। तो टोटल सरफेस एरिया में इसका आ गया कर्व सरफेस एरिया भी, एक नीचे वाला और एक ऊपर वाला। तो ये सब मिला करके है 3 और केवल वक्र पृष्ठ का मान कितना है? 1 दिया हुआ है। तो बाकी जो 2 बचा वो किसका एरिया बचा? नीचे वाला का, ऊपर वाला का। नीचे ऊपर दोनों आपस में बराबर होता है तो इसको यदि बराबर बराबर बांटेंगे तो कहीं ना कहीं नीचे भी 1 होगा और ऊपर भी 1 हो जाएगा। अब यहीं से रेशियो लगा के देख लीजिए कि टोटल सरफेस एरिया 3 होना चाहिए और वक्र पृष्ठ का एरिया कितना है? 1 है। अब यहाँ से देखिए कि आप कोशिश करिए कि हम मान निकालते हैं पाई r स्क्वायर का मान, यानी केवल आधार का मान निकालना चाहे तो टोटल कितना? 3। तो आधार का मान कितना? 1। यानी इसमें यदि आप 3 से भागा लगा देते हैं तो केवल आधार का एरिया निकल के आ जाएगा। आ सकता है ना? तो इसमें 3 से भागा लगा देंगे 1848। इसका तुलना करिए 3 से या गुना यदि 1 से किया जाएगा तो आपका एक आधार का एरिया निकल करके आ जाएगा। इससे फायदा क्या होगा कि डायरेक्ट आपका यहाँ से r का मान निकल जाएगा। r का मान निकाला जाए, देखिए पाई का मान कितना? 22/7 इंटू r स्क्वायर बराबर, इसको डिवाइड करेंगे तो 616 आएगा सर। 616 कटेगा इससे। 11 दूनी 22, 11 पचे 55, 11 छक 66 कट जाएगा। 11 दूनी 22, 11 से काटिए, 11 पचे 55 और 11 छक 66, ये 2 से कट जाएगा। 28 दूनी के 56, ये इधर जाएगा तो 1 हो जाएगा, इसमें से 7 इसके साथ मिलके 7 का स्क्वायर, एक 4 रहेगा। तो r का मान कितना आने वाला है? बोलिए 14। त्रिज्या का मान आ गया 14। यदि r का मान 14 हो गया, इसका मान 14 हो गया, यानी 2 का वैल्यू 14, तो इसका वैल्यू कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। अब आपसे पूछ रहा है कि बताइए बेलन का आयतन क्या होगा? तो आयतन निकालने के लिए आपको वॉल्यूम बराबर लिखना पड़ेगा 22/7 r स्क्वायर की जगह पे 14 गुना 14 और h की जगह पे कितना? 7 से गुना करिए, आपका आंसर आ जाएगा।
हो गया। देखिए इसको एक बार और बढ़िया समझिए, क्वेश्चन इसमें थोड़ा टफ करता है, ठीक है, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे देखिए आप बहुत सारी किताब में दिखेगा सोल्यूशन, तो यहीं से डील करेगा कि यहाँ से आर और एच का पहले रेशियो निकाल लीजिए, तो कितना आ गया 2:1। अब इसमें माना कि अनुपात में के शामिल है, तो ये 2 के हो जाएगा, ये कितना के हो जाएगा 1 के, ऐसा लिख सकते हैं। और नियत राशि के रूप में दिया हुआ था कि इसका टोटल सरफेस एरिया बराबर 1848 है, तो यहाँ आर भी है और एच भी है, तो आर का मान 2 के और एच का मान 1 के पुट कर सकते हैं। यदि पुट करेंगे यहाँ पर तो यहाँ से मान निकल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से यदि आप निकालिएगा तो देखिए 2 है, पाई की जगह पे कितना 22/7, आर की जगह पे कितना रख सकते हैं 2 के इंटू आर प्लस एच की जगह पर 3 के, इसके जगह पे कितना 3 के, और इतना बराबर कितना दिया हुआ था 1848। यहाँ से आप के का मान निकाल सकते हैं, के का मान निकल जाएगा। जब के का मान निकलेगा, के का मान जाकर के आपको साथ ही निकलेगा, तो के का मान पुट करिएगा तो यहाँ से भी त्रिज्या और ऊंचाई निकल सकता है, और निकालने के बाद यहाँ से डील कर सकते हैं। लेकिन इसको यदि आप समझते हैं तो कहीं ज्यादा आपका आसान हो जाएगा। कभी कभी आपका सवाल ऐसे आएगा, मिटा दो इसको, इस एग्जाम्पल के रूप में जरा देखिए, दिया हुआ है आपके पास कि एक बेलन है जिसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल और अनुपात दिया हुआ है इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का रेशियो दिया हुआ है 7:3, ठीक है, 7:3 दिया हुआ है, यहाँ हम लिख लेते हैं 7:2 लिखा हुआ है, 7:2। और नियत राशि के रूप में दिया हुआ है कि इसका जो है आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कुछ दिया हुआ रहेगा, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल है वो दिया हुआ, मान लेते हैं 140 दिया हुआ, ठीक है। और पूछ दिया जाए आपसे कि बताइए इसका आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, या कभी कभी आयतन भी आपसे पूछ सकता है। तो इस कंडीशन में देखिए कि इसको आप टारगेट करिए कि जो रेशियो दिया हुआ है किसका दिया हुआ, तो कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है 7, और इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है 2। इसका मतलब बेलन में 3 प्रकार के एरिया होता है, एक आपका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, एक आधार का क्षेत्रफल और एक टॉप का क्षेत्रफल। जबकि टॉप और जो आधार है वो दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। यदि टोटल सरफेस एरिया इसका 7 बोला गया है और वक्र पृष्ठ का एरिया कितना बोला गया है 2, ये तो 2 हो गया, और सब मिला के कितना होना चाहिए 7, तो बाकी कितना बच गया 5। 5 में होना चाहिए आधा नीचे और आधा ऊपर, इसको 5 को बांट सकते हैं, यानी नीचे वाला एरिया 2.5 और ऊपर वाले एरिया कितना 2.5। इस कंडीशन में यदि पूछता है कि बताइए बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, तो जो नियत राशि में दिया हुआ है कि टोटल सरफेस एरिया 140 है, हम लोग कितना कहेंगे 7। यदि डायरेक्ट इसे हम 2.5 से गुना कर दें तो निकल जाएगा इसका आधार का क्षेत्रफल। क्लियर है, ये रेशियो जहां भी दिखाई दे टोटल सरफेस एरिया और वक्र पृष्ठ का, इसको ब्रेक करके आधार का क्षेत्रफल के रेशियो में आप ब्रेक कर सकते हैं। क्लियर है चीज, आगे बढ़े, ब्रेक करके आधार का क्षेत्रफल के रेशियो में आप ब्रेक कर सकते हैं। क्लियर है चीज, आगे बढ़े, बोलिए आगे क्वेश्चन, इसको नोट करना था बट वो आगे क्वेश्चन आएगा इस तरह का, बोलिए ना 32 है, देखा जाए 32। बोला गया कि सबसे बड़े आयतन का एक लंबवृत्तीय शंकु लकड़ी के एक ठोस अर्धगोला लिखा हुआ है, अर्धगोले लिखा हुआ है जी, अर्धगोले से काटा जाता है, तो शेष सामग्री और मूल अर्धगोले के आयतन का कितना प्रतिशत है। कहीं भी इसमें कोई डिजिट लिखा है, कहीं कोई डिजिट नहीं लिखा हुआ, यानी फुल्ली एकदम हो गया थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन कि एक अर्धगोला से बड़ा शंकु काट के हटाना है। तो काट के हटाने के बाद बोला गया है कि जो शेष सामग्री बच गया है वो मूल अर्धगोले के आयतन का कितना परसेंट है। लेकिन आपसे पूछ रहा है कि एक अर्धगोला में से बड़ा शंकु कितना बड़ा काटा जा सकता है, और काटने के बाद जो उसका शेष सामग्री बचेगा वो पूरे अर्धगोले का कितना परसेंट बचेगा, ये आपसे पूछा गया है। तो आइए जैसे देखा जाए कि पहले कोशिश करिए बनाने का कि एक मान लेते हैं अर्धगोला ऐसे बना लिए, ये आपका अर्धगोला ऐसे हो गया, ठीक है। इसमें से आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम शंकु काटना है, बड़ा से बड़ा शंकु काटना है। तो आप क्या करिएगा, कैसे इसको काटिएगा, तो जो इसका आधार है, बताइए अर्धगोला के आधार में क्या रहता है, वृत्त रहता है। अरे अर्धगोला के आधार में क्या है, वृत्त है। शंकु के आधार में क्या रहता है, वृत्त ही रहता है। तो बड़ा से बड़ा शंकु काटना है तो ऐसा किया जाए कि जो अर्धगोले का आधार है वही आधार का एक शंकु काटा जाए इसमें से, और वही आधार के लिए शंकु काटेंगे तो मैक्सिमम शंकु इस तरह से काटा जा सकता है। इतना बड़ा अर्धगोला था, इसमें से उसी आधार का एक शंकु उसके मैक्सिमम ऊंचाई तक ले जाया जाए और वहां से काट के इसको निकाल लिया जाए। क्या इससे भी बड़ा शंकु इसमें निकल सकता है, नहीं। मैक्सिमम शंकु इसमें निकल गया कि जितना वृत्त नीचे मतलब अर्धगोला का आधार था उसी आधार का एक शंकु लिया गया और उसके टॉप लेवल तक ले गया गया, जहां देखिए इसका आपका कह सकते हैं कि अर्धगोला का जो मैक्सिमम ऊंचाई है वहां तक ले जाया गया, और वहां से यदि इसको काट के निकाल लीजिएगा तो बड़ा से बड़ा शंकु निकलेगा। अब पूछ रहा है कि बताइए यदि इस शंकु को हम निकाल लेंगे तो बाकी शेष सामग्री इधर बच जाएगा, ये वाला भाग बचेगा ना जी। तो पूछ रहा है कि जो सामग्री जो बच गया शेष भाग वो पूरे अर्धगोले का कितना प्रतिशत है, यानी कहीं ना कहीं आयतन से संबंधित सवाल है। तो आइए यहाँ पर लिखते हैं, एक आपका है अर्धगोला, ठीक है, अर्धगोला, और इसमें से निकाला क्या गया है, शंकु। शंकु को निकालना है और फिर देखना है आपको कि शेष क्या बचा है, यही ना देखना है। अच्छा ये बताइए इसको क्या बोलेंगे,
त्रिज्या, तो जो त्रिज्या शंकु का होगा वही त्रिज्या अर्धगोला का होगा, कर सकते हैं। अच्छा बताइए अर्धगोला में इसको हम त्रिज्या बोलते हैं तो इसको क्या बोलेंगे? शंकु का ऊंचाई हो सकता है लेकिन अर्धगोला के हिसाब से तो त्रिज्या ही होगा, चाहे इधर जाइए चाहे इधर जाइए सब त्रिज्या ही कहलाएगा। यानी ये भी आप एक तरह से कर सकते हैं, इसको आर बोले हैं तो इसको भी क्या बोल सकते हैं? आर ही बोल सकते हैं। यानी अर्धगोले का इधर से भी त्रिज्या होता है, जैसे गोला की बात किया जाए तो ये त्रिज्या है तो ये क्या है? त्रिज्या है। इधर भी क्या है? त्रिज्या है। तो इसके हिसाब से कर सकते हैं, ये दोनों तो आपस में बराबर हो गया। बताइए शंकु का ऊंचाई का मान क्या होना चाहिए? शंकु का त्रिज्या क्या होना चाहिए? आर। अर्धगोले का त्रिज्या क्या होना चाहिए? आर होना चाहिए। सब कुछ आर हो गया। यदि हम आयतन की बात करें, वॉल्यूम की बात करेंगे तो अर्धगोले का आयतन बराबर फॉर्मूला बोलिए 2/3 पाई आर क्यू। शंकु का आयतन बताइए 1/3 पाई आर स्क्वायर, और एच की जगह पे एच की जगह पर ही रखा जाएगा। अब यहां से देखिए बोला गया कि यदि अर्धगोले में से शंकु को हटाया जाए तो शेष भाग जो बचेगा इसका कितना परसेंट बचेगा, मूल अर्धगोले का कितना परसेंट है। तो यहाँ पर आर आर जो दिखाई दे रहा है इसको ज्यादा अच्छा होगा कि रेशियो निकाल लिया जाए। रेशियो निकालेंगे अगर जो तो देखिए आपका कटेगा क्या, 3 से 3 आर क्यू से पाई से, रेशियो क्या बचा? अर्धगोला का 2 रहेगा तो शंकु का 1 रहेगा, यानी 2 में से 1 भाग चल जाएगा तो शेष कितना बचेगा? 1। तो कह रहे जो शेष सामग्री बच गया है ये मूल अर्धगोले का कितना परसेंट है, यानी 1 जो है वो 2 का कितना परसेंट है। क्या किया जाए 1/2 गुना, मतलब अब शेष जो है वो आपका 50% सामग्री और बचेगी। क्लियर है? चीज नोट किया जाए। हो गया, मिटा दे। बोलिए आगे 32 के बाद 39 35 देखा जाए। आइए 35 में बोला गया कि एक घनाभ आकार का टैंक में 25,000 लीटर पानी है। यदि घनाभ की गहराई उसकी लंबाई की 1/5 है और चौड़ाई उसकी लंबाई की 1/8 है तो टैंक की लंबाई क्या होगा? ध्यान दीजिए, यहाँ पर घनाभ में होता है लंबाई एल बी और क्या होता है एच। इन तीनों में रेशियो की बात किया गया है कि घनाभ की जो गहराई है, गहराई का मतलब ऊंचाई की बात कर रहा है, ऊंचाई जो है वो लंबाई का 1/5 है। यानी कह सकते हैं जो इसका ऊंचाई होगा वो लंबाई का 1/5 अलग लिखते हैं, इसमें कैसे लिख सकते हैं कि लंबाई और ऊंचाई में रिलेशन लगाया जाए तो बोला गया इसका जो गहराई है मतलब जो इसका हाइट है वो इसकी लंबाई का 1/5 का के हिसाब से लंबाई को कितना माना जाए? लंबाई को 5 तो ऊंचाई को 1। फिर कह रहा है कि घनाभ की जो गहराई है लंबाई की 1/5 और उसकी चौड़ाई जो है उसकी लंबाई का 1/8 है। यानी एक बार फिर से चौड़ाई और लंबाई में रिलेशन लगाया गया बी और एल। बी और एल में रेशियो क्या लगाया गया कि उसकी चौड़ाई उसकी लंबाई का 1/8। लंबाई पहले लेते लंबाई और चौड़ाई, लंबाई का 1/8। लंबाई को कितना माना जाए? 8। लंबाई को तो चौड़ाई कितना? 1। यानी यहाँ से एल और एच का रेशियो आया है, यहाँ एल और बी का रेशियो आया। दोनों में मीडिएटर कोई है? मीडिएटर एल को सेम किया जाए कितना से गुना? 8 से, नीचे वाला में 5 से। अब उसके बाद यहाँ से निकाल लीजिए एल बी और एच। एल का मान बोलिए 40, बी का मान बोलिए 5 और एच का मान, एल बी एच का रेशियो आ गया, नियत राशि भी नहीं आया है। अब इसके बाद बोला गया है कि बताइए टैंक की लंबाई क्या होगा, जबकि एक नियत राशि के रूप में यहाँ दिया हुआ था कि घनाभ आकार का टैंक जो है उसमें 25,000 लीटर पानी है। अब बताइए लीटर है, आंसर किस में दे रहा है? मीटर में। इस 25,000 लीटर को चेंज करना पड़ेगा मीटर क्यूब में। आपको पता है बहुत वक्त आपको आ चुका है यहाँ पर कि 1000 लीटर बराबर कितना होता है? 1 मीटर क्यूब होता है। 1 मीटर क्यूब का मतलब हो गया कि 1 मीटर लंबा, मीटर समझते हैं कितना बड़ा एक रोड रहता है ना, तो 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा यदि एक टैंक बनाया जाए तो उसमें 1000 लीटर पानी आराम से आ सकता है। क्लियर है ये चीज? इसको ध्यान में रखिएगा। 1 मीटर लंबा,
1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा, मतलब 1 गुना 1 गुना 1 करेंगे तो 1 मीटर क्यूब होगा। तो 1 मीटर क्यूब बराबर कितना लीटर? 1000 लीटर। यहाँ कितना लीटर है? 25,000 लीटर बराबर बताइए क्या मीटर क्यूब? 25 मीटर क्यूब। यानी कहीं ना कहीं आपका आयतन जो दिया हुआ है वो 25 मीटर क्यूब के बराबर दिया हुआ है। यहाँ से पूछ हम लोग आयतन की बात करेंगे तो नियत राशि में दिया हुआ 25 मीटर क्यूब। हम लोग के हिसाब से आयतन कितना हो रहा है बोलिए? 40 बचे 200, 200 गुना 8 आप लिख देते हैं 40 गुना 5 गुना 8। नियत राशि में 25 है, हम लोग कहेंगे 40 गुना 5 गुना 8। यहाँ पे तुलना कर दिए, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा रेशियो का कॉन्सेप्ट है कि 3 संख्या का गुना हो रहा है तो उसका क्यू रूट करना पड़ता है। 2 संख्या का गुना होता है तो स्क्वायर रूट करना पड़ता है, तो यहाँ क्यू रूट करना पड़ेगा ना। इसका क्यू रूट करिए, अब बगल में जो निकालना है उससे गुना किया जाए। क्या निकालना है? टैंक की लंबाई, लंबाई के गुना कितना से? 40 से गुना किया जाए। कटेगा इसमें 40 बचे 200, ये कटेगा 25 8 बार में कट जाएगा। 8 64 का मतलब 1 बटा, ये हो जाएगा 1/4 गुना 40 का मतलब कितना होना चाहिए? 10 मीटर इसका लंबाई होना चाहिए। समझ में आया कि पार हो गया? दिक्कत है कहां है बोलिए? यहां पर दिक्कत होगा तो बोलिएगा। आगे बोलिए, मिटा दो इसको। 36 की 26 बोल रहे हैं जी? 36 देखा 36। कागज की एक आयताकार सीट जो 88 सेंटीमीटर लंबी 11 सेंटीमीटर चौड़ी है, कागज के चौड़ाई के बराबर ऊंचाई का एक बेलन बनाने के लिए लुढ़काया जाता है। इस प्रकार बने बेलन का आयतन क्या होगा? सबसे इजी क्वेश्चन। देखिए ध्यान दिया जाए, इसको प्रैक्टिकली देखिए आप। बोला गया है कि एक जो है कागज की आयताकार सीट है जो 88 मीटर लंबा है और 11 सेंटीमीटर क्या है चौड़ा। इसका चौड़ाई दिया हुआ है, लंबाई दिया हुआ है। अब कह रहा है कि कागज के चौड़ाई के बराबर ऊंचाई, मतलब इसका चौड़ाई कितना था 11, इसके बराबर ऊंचाई का बेलन बनाना है। तो बताइए किसके सापेक्ष मोड़ा जाएगा? लंबाई के सापेक्ष। यदि लंबाई को यदि आप मोड़ दीजिएगा तो बताइए जो इसका चौड़ाई था वही ना ऊंचाई बन गया। यहीं पर बोला गया है कि देखिए कागज के चौड़ाई के बराबर क्या रखना है? ऊंचाई। मतलब मोड़ना है किसको? लंबाई को। यदि इसके लंबाई को मोड़ देंगे तो जो कागज का चौड़ाई था देखिए बेलन का क्या बन गया? बेलन का ऊंचाई बन गया। अब तरह बेलन बन गया, लुढ़काया गया है, मतलब इसको लुढ़काया गया है, तो इस प्रकार बने बेलन का आयतन क्या होगा? आयतन निकालने के लिए क्या चाहिए? आर चाहिए और एच चाहिए। एच तो दिख रहा है, एच कितना होगा? जितना चौड़ाई था। यानी कागज के एक सीट था इस तरह से, इसका लंबाई दिया हुआ है कितना? 88 और चौड़ाई कितना है? 11। इसी को ऐसे फोल्ड करके बेलन बना दिया गया। तब जब बेलन बनाइएगा इसको आप तो बताइए ए वाला कितना बचेगा? 11 ही रहेगा। एच का मान कितना है? 11। अब इसका बात किया जाए कि इसका आर क्या होगा, तो जो इसका लंबाई था 88 वो बदल गया है आधार के परिधि में। देखिए जो इसका लंबाई था 88, इसको मोड़िएगा तो किस में बदल जाएगा? 2πr में। अब ऐसे में देखिए कि यदि 88 बन गया 2πr, आप ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर कि 2πr बराबर 88 और यहाँ से आर का मान निकालिए। लेकिन एक कॉन्सेप्ट याद रखते हैं कि जिस समय वृत्त की त्रिज्या 7 रहता है उस समय परिधि आपका कितना होता है? 44 और एरिया कितना होता है? 154। जब ये दुगना हो जाता है 7 गुना 14, ये हो जाता है 88, लेकिन ये क्या गुना हो जाता है? ये 4 गुना हो जाता है। मतलब एक ट्रिपलेट याद रखिए कि वृत्त की त्रिज्या को दुगना करेंगे तो परिधि भी 2 गुना हो जाएगा, लेकिन एरिया क्या गुना हो जाएगा? 4 गुना। कहीं से यदि आपको पता चल जाए कि त्रिज्या 21 है, सत्या 21, तो बताइए इसका परिधि कितना होना चाहिए? 44 गुना 3। लेकिन एरिया की बात करेगा तो 154 गुना 9, ये 9 हो जाएगा। त्रिज्या क्या गुना हुआ? 3 गुना। तो इसका परिधि भी क्या गुना? 3 गुना। लेकिन इसका एरिया जो है आपका कितना गुना हो जाएगा? स्क्वायर गुना। जितना गुना त्रिज्या किए हैं उसका स्क्वायर गुना हो जाएगा। आई सब नहीं समझ में आ रहा तो आराम से लिखिए 2πr। ठीक है, यदि आर है तो 2π का मतलब 22/7 और इंटू आर बराबर कितना आ गया है? 88। 22 गुना 44 गुना के 88, आर बराबर 14। बेलन का आयतन निकालना है तो 1/3 22/7। बोलिए आगे 14 स्क्वायर गुना एच के जगह पर 11 गुना करिए, आंसर आ जाए। अच्छा बेलन है ना, केवल पाई आर स्क्वायर एच।
1/3 लगता है शंकु में। क्या 86 दिया हुआ है? 86 रहेगा तो आंसर एग्जैक्ट नहीं आएगा, बनने का तो बन जाएगा। 88 होना चाहिए, 88 कर लीजिए। आगे बढ़े। 200 बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं आज। 238 देखा जाए, कल खत्म हो जाएगा। कल सर आएंगे तो जिलेबी ले खिलाएंगे, लास्ट होने वाला है ना। अब इसके बाद कुछ करना है, और कुछ पढ़ना है, कल सर को भेजेंगे। देखा जाए 238, एक कमरे की आंतरिक लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी है और ऊंचाई की 3 गुनी है। 25 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसकी चारों दीवारों को रंगने की कुल लागत 3600 रुपया है। तो 90.25 मीटर स्क्वायर की दर से फर्श पर एक कालीन बिछाने की लागत क्या है? देखिए ध्यान दिया जाए। पहले बोला गया एक कमरे की आंतरिक लंबाई इसकी चौड़ाई की दुगनी और इसकी ऊंचाई की तिगुनी है, यानी LBH में रेशियो लगा सकते हैं, LB और H। कमरे का जो लंबाई होगा इसकी चौड़ाई की क्या गुनी? 2 गुनी, और इसकी ऊंचाई की क्या गुनी? तिगुनी। यानी लंबाई जो है इसका दुगनी है और इसका क्या गुना है? तिगुना है। तो एक तो होगा कि अलग अलग आप लिख सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि L का मान जो है इससे दुगना है, इससे तिगुना है, तो 2 तिया कितना? इसको 6 मान लीजिए ना, लंबाई को 6 मान लीजिए। अब इससे फायदा क्या होगा कि चौड़ाई का दुगना था, मतलब चौड़ाई का दुगना मतलब चौड़ाई इसका आधा होना चाहिए, और ऊंचाई का क्या गुना? ऊंचाई का ये तिगुना था, मतलब ऊंचाई इसे 1/3 होना चाहिए, यानी कितना लिख सकते हैं? 2। यानी रेशियो निकल के आ गया LBH में 6:3:2। अब उसके बाद दिया हुआ है कि इसके 25 यहाँ पर रुपया होना चाहिए, ठीक है। 25 रुपए, ठीक है, 25 रुपए मीटर स्क्वायर की दर से इसकी चारों दीवारों के रंगने की कुल लागत जो है वो 3600 रुपया है। तो बताइए यदि 25 रुपए पर मीटर स्क्वायर से रंगाई का लागत है और टोटल पैसा लगा है 3600 रुपया, तो दीवार का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। टोटल पैसा में पर मीटर स्क्वायर के खर्चा से भागा लगा दिया जाए। इन्हें कह सकते हैं यहाँ पर कि जो दीवार का क्षेत्रफल होना चाहिए, ठीक है, चारों दीवार का क्षेत्रफल बराबर होना चाहिए। टोटल पैसा कितना लगा? 3600, और 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना है? 25 से भागा लगाइए 100, हाँ 144, यानी 144 मीटर स्क्वायर एरिया रहा होगा। किसका एरिया? चारों दीवार का एरिया हो गया 144 मीटर स्क्वायर। अच्छा, उसके बाद बोला गया है कि 90 रुपया 25 पैसे मीटर स्क्वायर की दर से फर्श पर कालीन बिछाने की लागत क्या होगा? यदि फर्श में कालीन बिछाइएगा तो फर्श का एरिया बिछाइएगा, फर्श का एरिया निकालना पड़ेगा आपको। एरिया निकालने के लिए क्या चाहिए? लंबाई गुना चौड़ाई चाहिए। यदि फर्श का एरिया मिल जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई मिल जाएगा, तो टोटल फर्श के एरिया में से जो कालीन बिछाने का खर्च है उसे गुना करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आपको L और B जो है वो नियत राशि के रूप में चाहिए। अब ऐसा करिए कि ये चारों दीवार का एरिया कितना दिया हुआ है? 144। अब थोड़ा सा और माइंड को आप ब्रॉड करिएगा तो समझ में आएगा कि एरिया नियत राशि में दिया हुआ है और कहीं ना कहीं आपको फर्श का एरिया ही चाहिए, L गुना B चाहिए। तो ऐसा किया जाए, एरिया का तुलना एरिया से करते हैं। ये किसका एरिया? चारों दीवार का एरिया। हम लोग यदि चारों दीवार का एरिया निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है 2 × L + B × H, यानी हम लोग के हिसाब से 2 × L + B 9 और इंटू H की जगह पे नियत का तुलना नियत से किया। लेकिन ध्यान दिया जाए यहाँ पर एरिया है आपका, तो एरिया का तुलना एरिया से किया है, तो रूट भी हो सकता है, लेकिन रूट करिएगा कब? जब L का मान निकालना रहे। लेकिन हम जब कह रहे हैं आपको कि आप क्षेत्रफल का तुलना क्षेत्रफल से किए और डायरेक्ट हमको चाहिए फर्श का क्षेत्रफल, तो गुना करिए किसमें? 18 से गुना कर दीजिए, डायरेक्ट इसमें आपका फर्श का एरिया आ जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? अच्छा, रूट करने के लिए सोच रहे हैं। देखिए यहाँ पर रेशियो का ही कॉन्सेप्ट है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। जैसे कहने का मतलब है 6 के है, 3 के है, कितना के है? 2 के है। अच्छा, आपका दिया हुआ कि चारों दीवार का एरिया, तो चारों दीवार का एरिया निकालेंगे तो 2 × L + B का मतलब कितना? 9 के, और इंटू H का मान कितना? 2 के। इतना बराबर दिया हुआ कितना? 144। तो यहाँ पर होगा क्या कि K स्क्वायर का मान आने वाला है, ठीक है। तो लंबाई का जब मान चाहिए, केवल आपको L का मान चाहिए, तो K स्क्वायर से कम तो चलेगा नहीं। जैसे यहाँ से निकालेंगे K स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो हो जाएगा 144 बटा कितना? 9 दूना 18 दूना 36, 36 से कई बार में कटेगा? 4 बार में। यानी K स्क्वायर का मान कितना आया? 4। K स्क्वायर का मान 4 आया। K का मान कितना आया? 2। यदि आपको लंबाई चाहिए, केवल लंबाई चाहिए, तो K स्क्वायर से गुना करना पड़ेगा K से, K से। लेकिन हम आपको बोले कि फर्श का एरिया आपको चाहिए, तो फर्श का एरिया के लिए छोटिया 18 K स्क्वायर ना चाहिए, 18 K स्क्वायर चाहिए, तो डायरेक्ट K स्क्वायर का मान पुट कर दिया जाए। K स्क्वायर का मान कितना? 4 हो रहा है ना, तो 18 चौके कितना? 72 हो जाएगा। यदि आप ना चाहते कि नहीं आप पहले K का मान निकालेंगे, तो K का मान निकालिए, कितना हो जाएगा? 2
फिर यहाँ से पुट करिए तो 6 दूना के 12, 3 दूना के 6, 2 दूना के 4। अब कहिए कि फर्श का एरिया निकालना है तो लंबाई गुना क्या किया जाए, चौड़ाई किया जाए। बस समझ में आ रहा है चीज। अगर इसी चीज को आप ऐसे समझते हैं तो और बेहतर हो सकता है। देखिए नियत राशि के रूप में दिया हुआ है कि चारों दीवार के एरिया 144 को ऊपर रखिए। हम लोग के हिसाब से 2 × L + B 9, H के जगह पे कितना 2। क्षेत्रफल का तुलना क्षेत्रफल से। यदि एक राशि वाला केवल लंबाई चाहिए, चौड़ाई चाहिए, ऊंचाई चाहिए तो रूट इसको करना पड़ेगा, क्योंकि k² है। आपको L का मतलब केवल k ना हो रहा है तो रूट इसको करना पड़ेगा। लेकिन यदि L भी चाहिए, फर्श का एरिया चाहिए तो क्या रूट करना पड़ेगा, फर्श का एरिया चाहिए तो डायरेक्ट गुना करिए। क्षेत्र कितना 18 से गुना किया जाए, ये कटेगा इसे। 9 दूना 18 दूना 36, चौके 144, 18 चौके 72। किसका एरिया आया है, ये आ गया आपका फर्श का क्षेत्रफल। फर्श का ये क्षेत्रफल आ गया है। यदि फर्श पर कालीन बिछाने का कुल खर्चा चाहिए तो खर्चा बराबर हो जाएगा कि फर्श का एरिया है 72 और कालीन बिछाने का खर्चा कितना है 90 रुपया 25 पैसा। इसको गुना करिए, आंसर आ जाएगा। कौन आ रहा है, कहिए ना 10 मिनट में आ रहा है, खुद रखा दीजिए 10 मिनट में आ रहा है। ओटीपी मांग रहे हो, दे दीजिए। ओटीपी मांग रहे हैं, दे दीजिए ओटीपी। टोटल नंबर ऑफ टीचर कितना है 275। एक आध ट्यूशन और पार कर दीजिए, 40 से पार कर दीजिए, कल खत्म हो जाएगा। ट्यूशन नंबर 40। बोले इसमें किसी को दिक्कत नहीं ना, आंसर आ गया। आंसर आया था जी, हाँ 72 गुना 90 और प्लस में यहाँ पर है कितना 1/4, 9 चौके 36, 361/4। ये 72 है, इसको करिए 18 चौके 72, 18 गुना 361, 6498 पॉइंट 25 की जगह इंग्लिश यहाँ है कहाँ, आप में क्या लिखा हुआ है 90.50 और गुना इसमें कितना करना है 72 से, तो इसको 0.5 को हम लोग प्लस हाफ पढ़ सकते हैं ना। तो 180 है कि 181/2 यहाँ पर है 72 गुना, इसको काटिएगा तो 36 गुना 72, यानी 36 गुना 81, लास्ट में 6 तो 1 दिखाई दे रहा है, आंसर ही दे रहा है। सही रहेगा कि सब तो आंसर आएगा। और देखिए हम लोग से स्प्रिट नहीं है, कभी कभी एग्जाम में भी देखिएगा ना तो एक चीज रहता है, हिंदी में कुछ और लिखा हुआ है, इंग्लिश में कुछ और लिखा हुआ है। अब मान में जो है इंग्लिश वाला कहीं होता है, तो कभी बनाइए अगर एग्जाम में क्वेश्चन तो अगर जो फंस रहे हैं तो पहले एक बार इंग्लिश को देख लिया करिए, इंग्लिश में कभी डिजिट चेंज रहता है। आगे बोला जाए 239 देख लीजिए। एक ठोस लकड़ी के घान से अधिकतम संभव आकार का एक लंबवृत्तीय बेलन काटा जाता है तो घान की शेष सामग्री और मूल घान का कितना प्रतिशत, ये भी एकदम बेसिक थ्योरी हो गया। कहीं कोई डिजिट लिखा हुआ है, अब एक क्वेश्चन आया था ना, अर्धगोला से क्या काटना था शंकु, यहाँ क्या चीज से काटना है, घान से क्या निकालना है बेलन। तो इसको इमेजिन करिए ऐसे कि पहले एक घान रहा होगा, घान बना लेते हैं, ये घान से आपको बड़ा से बड़ा क्या काटना है बेलन काटना है, ठीक है। ये घान हो गया, अधिकतम संभव आकार का एक वृत्तीय बेलन काटा जाता है। अब इसमें बड़ा से बड़ा बेलन की काटा जाएगा जो, तो देखिए इसका प्रत्येक भुजा तो घान का बराबर ही होता है। अच्छा इसमें बड़ा से बड़ा बेलन काटने के लिए क्या हुआ कि इसका ऊंचाई कितना रह सकता है जितना इसका भुजा रहेगा, मतलब एक घान है इसका, अगर जब हम बड़ा से बड़ा ऊंचाई की बात करें बेलन का तो जितना घान का भुजा रहेगा उतना ही ना ऊंचाई रखिएगा। अच्छा उसका बड़ा से बड़ा रेडियस क्या रखा जा सकता है, तो इस वर्ग में बड़ा से बड़ा आने वाला वृत्त जो होगा, ठीक है देखिए इस वर्ग में अंदर बड़ा से बड़ा आने वाला जो वृत्त होगा वही आपका इस बेलन का परिधि हो सकता है। इसको इमेजिन करिए कि बेलन का हाइट और इसका भुजा दोनों आपस में क्या होगा बराबर। मान लेते हैं कि इसकी भुजा का मान ए दिया हुआ, तो ये भी क्या होना चाहिए ए होना चाहिए, तो बेलन का ऊंचाई क्या होगा इक्र फॉर्म है ना। यदि बेलन की त्रिज्या की हम बात करते हैं, देखिए इसका आधार में इस तरह से रहा होगा, इसी में बड़ा से बड़ा वृत्त आपको हटाना है। इमेजिन करिए कि बेलन के आधार जो है वो घान के आधार में हमको रखना है, बड़ा से बड़ा रखना है, यानी इसके चारों ओर को टच करना पड़ेगा वृत्त को। अच्छा बताइए इसकी भुजा का मान क्या लिए है ए, तो बताइए बेलन का त्रिज्या क्या होगा r बराबर a/2। इमेजिन हो पा रहा है सब, यानी बेलन का हाइट मैक्सिमम कितना रख सकते हैं, तो जितना घान की भुजा होगा, ठीक है।
और बेलन की त्रिज्या क्या होगा, तो एक वर्ग में बड़ा से बड़ा आने वाला वृत्त का जो त्रिज्या होगा वही बेलन का त्रिज्या होगा, और उसमें यदि पुट करिएगा तो दोनों ओर इसका टच करेगा, तो इसका यदि भुजा का मान a है तो इसका त्रिज्या a/2 हो जाएगा। अब यहाँ से निकालिए, एक निकालना है घन, और फिर उसके बाद क्या चाहिए, बेलन चाहिए। अब बोल रहा है कि घन की सामग्री, जो शेष सामग्री होगा वो घन के कितना प्रतिशत है, यानी घन में से बेलन को यदि बाहर कर लिया जाए तो बाकी जो शेष सामग्री बच जाएगा, यानी यहाँ से एक शेष भी लिख लिया जाए, जो शेष बच जाएगा वो पूरे घन का कितना प्रतिशत है। क्लियर है चीज। आइए यहाँ से घन का आयतन बराबर ए क्यू, बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर के जगह पर, यानी ए स्क्वायर बाई 4, ए स्क्वायर बाई 4, और एच के जगह पर ए। अब यहाँ से शेष निकालना, लेकिन उससे पहले रेशियो निकाल लिया जाए। क्या कटेगा, ए क्यू से ए क्यू कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ बोला गया कि पाई बराबर 3.14 रखिए, तो रेशियो में इधर कितना आ जाएगा 4, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3.14। बताइए शेष का मान क्या बचेगा, घन में से बेलन को घटा दीजिए तो शेष का मान क्या बचेगा, 0.86 बचेगा, ये नहीं बचेगा। कह रहा जो शेष सामग्री बच गया है वो पूरे घन का कितना परसेंट है, यानी 0.86 जो है वो 4 का कितना प्रतिशत है, ये ना निकालना था। ये पॉइंट हटाएंगे तो 100 कैंसिल हो जाएगा। 86/4 का मतलब कितना होता है, 43/2 का मतलब 21.5% यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्लियर है। ये सब पक्का थ्योरी वाला केवल क्वेश्चन है, इसमें कहीं कोई डिजिट नहीं। रहने दीजिए क्या, बोलिए जल्दी से। चलिए 40 पारे कर देते हैं, एक और बोलिए जल्दी से। 44 ना, 44 देखा जाए, 45, इससे पहले 44 ही तो बोल रहा है, क्या करे नहीं बता रहे, बोलिए जल्दी से। 44 बतावे कि नहीं बतावे, बता दिया, देखा जाए। दिया हुआ कि एक गोलाकार पार्क है जिसका व्यास d है, पार्क के बाहर एक समान चौड़ाई x मीटर का एक वृत्ताकार पथ बनाया गया, तो पार्क के बाहर वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल क्या होगा, ये बन जाएगा ये वाला। ये देखिए यहाँ से वृत्त है, इसके बाहर से एक पार्क निकालना है, तो बाहरी एरिया माइनस आंतरिक एरिया कर देना है। जैसे पहले बोला गया था गोलाकार पार्क है, तो पार्क पहले एक वृत्ताकार हो, इस पार्क का व्यास कितना है d, तो त्रिज्या कितना d/2 हो गया, और पार्क के बाहर एक समान चौड़ाई x मीटर का वृत्ताकार पथ बनाया गया है, तो इसके बाहर से जब पथ बनाइएगा वृत्ताकार तो ये बन जाएगा आपका। और इस पथ का आपसे क्या पूछा गया है, एरिया, इसका चौड़ाई कितना है, x मीटर इसका चौड़ा है। ये बताइए कि आंतरिक त्रिज्या की हम बात करेंगे स्मॉल r का मान, तो dy कितना 2, यदि हम कैपिटल R की बात करेंगे बड़ा वाला त्रिज्या का मान, तो dy2 प्लस में x। अब पूछ रहा है कि बताइए पार्क के बाहर वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल क्या होगा, इसका एरिया निकालना है, ये रास्ते का एरिया निकालना है, तो इसका एरिया बराबर होता है बड़े वाले वृत्त के एरिया में से छोटे वाले वृत्त के एरिया क्या किया जाए, घटाया जाए, तो दोनों में पाई तो कॉमन ही हो जाएगा, तो पाई यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा अंदर में हो जाएगा कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। कैपिटल R स्क्वायर का मतलब dy2 प्लस x, इसका होल स्क्वायर, माइनस क्या dy2 का होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। एक बार इन दोनों को जोड़ दीजिए, एक बार घटा दीजिए, तो पाई कॉमन है ना, एक बार जोड़ेंगे तो क्या होगा, अरे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, एक बार ए प्लस बी करिए तो dy2 और dy2 जुटेगा तो क्या हो जाएगा d प्लस x, एक बार घटेगा, एक बार घटाइए तो dy2 प्लस x में से dy2 माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा x, यही तो आंसर होना चाहिए। और गुना कर दें, हाँ मिल गया, x प्लस d इंटू पाई x, हाँ मिल गया। चलिए 40 से पार हो गया, कल खत्म हो जाएगा।